Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. For 8th standard history ICSE students, that is the chapter number 2. Sorry, chapter number 2 है यहाँ पर expansion of British rule in South, West and Central Asia. ओके, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर. तो प्लीज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज सिखाने वाला हूँ. आज सिखाने वाला हूँ SAS, ठीक है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. अब एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गया, अब एंग्लो मराठा वॉर की बारी है. ठीक है, यहां पर मैंने आपको एंग्लो मैसूर वॉर सिखा दिए, चार एंग्लो मैसूर वॉर सिखा दिए, उसको डेप्थ में सिखाया है. लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप सब जो है एक बार बुक के थ्रू जाकर उसको रिवाइज करके बैठिएगा. ठीक है, जब कभी पढ़ने बैठे तब टेक्स्ट बुक रिवाइज करना है, कुछ भी हो जाए. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको मैं ऑलरेडी मैं आपको आउटलाइन दे चुका हूं. कब दे चुका हूं? तो कहेंगे ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है, जब वोडेयर डायनेस्टी का जो राजा है, ठीक है, उसको जब पपेट की तरह बिठाया जाता है तब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के ही थ्रू बिठाया जाता है. ओके, देखिए क्या लिखा है. लिखा है द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट फाइटिंग वॉर्स फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज अ कॉस्टली अफेयर. ठीक है, मतलब क्या इन्होंने सोचा कि अरे यार हम लोग वॉर लड़ रहे हैं, और क्यों लड़ रहे हैं, हमें डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए इसीलिए. ठीक है, राइट, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल तो कोई और तरीके से भी अपनाया जाता है, क्यों वॉर ही लड़ना है. ये वॉर में तो भाई बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है. तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा वेपन तैयार करते हैं जो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल भी स्थापित कर दे, लेकिन ज्यादा खर्चा भी ना हो और वॉर भी लड़ने की जरूरत ना पड़े. तो ऐसा कोई वेपन, ऐसी कोई पॉलिसी लाते हैं, ऐसी कोई सिस्टम लाते हैं. ठीक है, तो ये लोग क्या लाए? ये लोग लाए SAS, दैट इज सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम. यहां पर इसके नाम जरा ध्यान से, इसका स्पेलिंग जरा ध्यान से रखिएगा, सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम. ठीक है, एक अलायंस, हमें अलायंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से टीम अप करना है, गठबंधन करना है. ठीक है, सब्सिडायरी क्या होता है? किसी को मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडायरी? सब्सिडायरी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है बेटा? आप बोलेंगे सुनाई नहीं देगा मुझे. आपको कमेंट करना पड़ेगा, यू हैव टू कमेंट. चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं. सब्सिडायरी का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सबऑर्डिनेट. क्या होता है? सबऑर्डिनेट. ओके, सबऑर्डिनेट को हम सब्सिडायरी कहते हैं, मददगार, सहायक. हाँ, वन स्मॉल कंपनी रूल्ड बाय बिग कंपनी. यस, ठीक है. तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी सहायता के नाम पे, सब्सिडियरी का मतलब क्या है? सहायता. ओके, ठीक है. तो सहायता के नाम पर हमें अलायंस करना है, हमें जुड़ना है. ठीक है, तो ऐसी ये लोग सहायक संधि लाए, एक ऐसा वेपन लाए. ठीक है, जो अब डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा. ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा है. सो दे इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम to exercise an indirect, mark this word, an indirect but effective control over the Indian states without spending a penny. एक रुपया बहाए बिना, एक रुपया खर्च किए बिना हम क्या कर सकते हैं? हम इंडियन स्टेट्स पे इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये समझ चुके थे ना कि देखिए बंगाल में खर्चा हुआ, ठीक है, मैसूर में हुआ, कर्नाटक में हुआ, और हमारे बहुत दूसरे भी खर्चे हैं. अभी देखिए मराठास के साथ होगा.
तो एक काम करते हैं, सबको SAS के तहत अपना सहायक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सहायक। सहायक का मतलब मददगार, हेल्पफुल अलायंस बना देते हैं। ठीक है, सब्सिडायरी अलायंस। ठीक है, राइट। और खर्चा भी नहीं होगा और हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल ही होगा, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है हमारे लिए। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है The subsidiary alliance was a pact between an Indian ruler and the British। ठीक है, एक क्या था? एक पैक्ट था। पैक्ट का मतलब एक करार था। करार समझते हैं ना? करार का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पेपर पे साइन करना, उसको हम करार कहते हैं। ठीक है, तो एक करार था, एक पैक्ट था। किसके बीच में पैक्ट था? तो कहेंगे ब्रिटिशर्स के बीच में और यहां के इंडियन राजाओं के बीच में, इंडियन रूलर्स के बीच में एक पैक्ट था। अंडर द पैक्ट द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द इंडियन रूलर फ्रॉम एनिमी अटैक्स एंड इंटरनल रिवॉल्ट्स। ठीक है, समझ में आया? बोला है कि ये सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम क्या है? तो एक तरीके से ब्रिटिश क्या करेंगे? ब्रिटिश वादा करते हैं, ब्रिटिश वादा करते हैं, जो पता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में किसके साथ किया था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली के साथ किया था। क्या किया था? बोले हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर एनिमी अटैक करती है तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन क्या बखूबी प्रोटेक्ट किया था? नहीं किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और है। हैदर अली का जो किस्सा है वो कुछ और था, लेकिन यहां पर कुछ और है। यहां पर तो बहुत ही क्रूशियल, कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर जुड़ी हुई है। तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, लिखा है, बोला है कि ब्रिटिशर्स ने वादा किया। क्या वादा किया? दे मेड अ प्रॉमिस, प्रॉमिस टू द इंडियन रूलर्स, इंडियन राजाज एंड महाराजाज एंड रजवाड़ास। ठीक है, to protect them, to protect them from what? From enemy attacks। अगर एनिमी अटैक करता है तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको फिर हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो ये पैक्ट था। ये क्या था? एक पैक्ट था, एक करार था। ठीक है, बिटवीन द इंडियन रूलर एंड दी ब्रिटिशर्स। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है कि हम आपको एनिमी अटैक्स से बचाएंगे और इंटरनल रिवॉल्ट से बचाएंगे। जो इंटरनल रिवॉल्ट्स है उनसे भी बचाएंगे। लेकिन लेकिन बट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये बट लिखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना, ये जो बट शब्द है, ये बड़ा ही खतरनाक है, वेरी डेंजरस। ठीक है, इट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। बट इम्पोज्ड सर्टेन कंडीशंस ऑन द रूलर। और कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस है रूलर पे। ठीक है, राइट। अब देखिए, उस समय पे कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कंक्लूडेड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम विथ मेनी इंडियन रूलर्स। ठीक है, सो बहुत सारे भारतीय राजाओं से इन्होंने ये पैक्ट साइन करवाया। और माइंडेड चिल्ड्रन, ठीक है, इसको भारत के इतिहास में इसको कहा गया है स्लो पॉइजन। क्या कहा गया है? स्लो पॉइजन। एकदम धीरे धीरे जहर। जो जहर है ना, ठीक है, वो कैसे धीरे धीरे असर करता है, वैसे ही ये सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम एक बार जब राजा ने साइन कर दिया ना, तो धीरे धीरे जहर की तरह ये क्या करता है? ये उस राज्य को निगल लेता है, उस राज्य को अपने पास, अपने कब्जे में ले लेता है, इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है और राजा को पता भी नहीं चलता। ठीक है, देखिए कैसे। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली concluded subsidiary alliance with many Indian rulers and made them dependent on the British। क्या बोला है? बोला है
कि वेलेस्ली ने क्या किया, वेलेस्ली ने बहुत सारे इंडियन रूलर्स के साथ क्या किया, एसएएस साइन करवाया, ठीक है। और धीरे धीरे ये इंडियन रूलर्स डिपेंडेंट, निर्भर हो गए। किस पे निर्भर हो गए, तो कहेंगे ब्रिटिशर्स पे निर्भर हो गए। भाई कौन से मुद्दों पर, तो कहेंगे इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर्स पे, जहां पर उनके राजा, उनके जो किंगडम है, जब उनका कोई क्रूशियल मैटर आता, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आता, तो इंडियन रूलर्स को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती। तो एक तरीके से क्या हो गए, इंडियन रूलर्स जो है वो डिपेंडेंट हो गए ऑन द ब्रिटिशर्स। ऑन व्हाट मैटर्स, ऑन द मैटर्स दैट वर क्रूशियल, ऑन द मैटर्स ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है, यहां तक समझ में आया ना, ओके बेटा ओके, ठीक है ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यस यस, नैन्सी नहीं आई, नैन्सी इज नॉट हियर, चलिए जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द कंडीशंस ऑफ द सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम आर गिवन बिलो। और देखिए ये सारी आपके डिटेल आंसर्स है, ओके। तो जरा ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। मैं हिस्ट्री में जनरली हम क्या करते थे बचपन में, हम बचपन में जो है मगअप कर लेते, हम रट्टा मार लेते थे आंसर, बिना पढ़े लिखे कुछ समझे रट्टा मार लो, हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 नहीं। लेकिन हिस्ट्री जो है उसको रट्टा मार के नहीं समझा जाता, ठीक है, उसको कॉन्सेप्चुअली समझाता था। हालांकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन क्या है, इसकी नीतियां समझी जाती है, ठीक है, राइट। वही देखेंगे क्या लिखा है। बोला है कि जो भी इंडियन रूलर है, जो भी भारतीय राजा है, जो भी इंडियन रूलर है, अगर वो एसएएस का पैक्ट साइन करता है बिटवीन हुम, तो सॉरी बिटवीन नहीं, विथ ब्रिटिशर्स, तो उसको ये कंडीशंस माननी पड़ेगी। और ये कंडीशंस कौन लिखा होगा, जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ही लिखे होंगे। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपना अपर हैंड रखेंगे, है ना, अपना अपना पलड़ा भारी रखेंगे, ठीक है। तो बस वही लिखा है। लिखा है रूलर हु एक्सेप्टेड एसएएस वुड कीप अ ब्रिटिश फोर्स इन हिज टेरिटरी। बोला है कि जो भी भारतीय राजा एसएएस को अपनाता है उसको क्या करना है, उसको कहेंगे कि ब्रिटिश की सेना, ब्रिटिश सोल्जर्स अपने यहां तैनात करने हैं, ठीक है, राइट। तभी तो हम आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई बाहरी एनिमी आके आप पे अटैक करता है तो क्या हम 2 दिन तक सोल्जर भेजेंगे फिर आपको उसके सामने बचाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके राज्य में हमारे ब्रिटिश सोल्जर्स हमेशा तैनात रहेंगे। क्या रहेंगे भाई, तैनात रहेंगे, ठीक है, राइट। ये पहला कंडीशन था। लेकिन जब ये ब्रिटिश सोल्जर आपके यहां रहेंगे तो इनका सैलरी, इनका रहने खाने का जो भी खर्च होता है, ये कौन उठाएगा, ये उठाएगा इंडियन रूलर उठाएगा, जो वो पैक्ट साइन करता है वही उठाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बेटा, गिव मी अ थम्स अप। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बहुत इजी था कि जो भी राजा क्या करेगा कि सब्सिडारी अलायंस सिस्टम का पैक्ट साइन करेगा, तो उसके यहां पर ब्रिटिश की सेना, ब्रिटिश सोल्जर, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स हैं, वो वहां पर तैनात रहेंगे। तैनात तो रहेंगे लेकिन उसका खर्चा कौन देगा, उसका खर्चा पानी जो भी है वो कौन देगा, तो वो इंडियन राजा ही देगा जो हमारे साथ ये साइन करता है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है द रूलर माइट पे द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्स इन कैश और बाय सीडिंग अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। कितने चालाक है, कितने चालाक है। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक, जैसे कि मैं हूं, एक गरीब टीचर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक मिडिल क्लास मैन है, अगर उसको मर्सिडीज दी जाए,
बोले कि भाई साहब आप मर्सिडीज एस क्लास ले लो, ठीक है, हम आपको देते हैं, राइट, हम आपको देते हैं। तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे बाप रे मर्सिडीज एस क्लास मिलेगी, ठीक है, एकदम सबसे महंगी गाड़ी मिलेगी मर्सिडीज एस क्लास। लेकिन 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 इसके अंदर डीजल भरवाना, तो भाई ये आप भरवाइए, इसका पंचर हो जाएगा आप करवाइए, फॉर एग्जांपल इसमें डेंट पड़ जाएगा आप करवाइए, ठीक है। तो ये खर्चे कौन उठाएगा? ये बेचारा वही उठाएगा जिसको ये मर्सिडीज गिफ्ट दी गई है, ठीक है, राइट। प्लस इसका ईएमआई भी आप भरिए, सब कुछ आप करिए, हम आपको खाली देते हैं। समझ में आया, राइट। तो एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसा ही बोला, एक काम कर मैं तुझे मर्सिडीज एस क्लास दिलवा देता हूं, ठीक है, मेरे नाम पे, ये तुम रख लो। मैं बोला भाई साहब उसका ईएमआई कौन भरेगा? तो बोले आप भरना। फिर बोले कि पेट्रोल कौन भराएगा उसके अंदर, डीजल कौन भराएगा? भाई जहीर भराएगा, ठीक है। उसको अगर ठोक कर आएगा उसके अंदर स्क्रैच पड़ेगा तो उसको ठीक कौन करेगा? जहीर करेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन उसने एक शर्त रखी, भाई जब भी मेरा मन हो ना तो मैं तेरे पास से मर्सिडीज एस क्लास लेके जाऊंगा और मैं चलाऊंगा, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? तो फिर भाई साहब मैंने बोला कि भाई जब आपको ही चलानी है तो मैं रख के क्या करूंगा, ये आप ही रखिए ना, आप ही लीजिए, मैं अपना स्प्लेंडर बाइक पे ठीक हूं, राइट, अच्छा माइलेज देती है, सब कुछ होता है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही हुआ। क्या हुआ? बोला कि भाई ये राज्य आपका, ठीक है, सोल्जर्स हमारे, सेना हमारी, आर्मी हमारी, पैसा आप दो, ठीक है, खर्चा आप करो, सब कुछ आप ही करो, राइट। लेकिन हमने आपको एक ऑप्शन दिया है, बोला है या तो आप हमें ये खर्चा कैश में दो तो भी चलेगा, या फिर आप अपनी टेरिटरी का एक पार्ट हमें दे दो, कैश नहीं दे पाएंगे तो स्टार्टिंग में तो ये राजा कैश ही देगा, लेकिन जब इसको मालूम पड़ेगा कि अरे बाप रे ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब पैक्ट तो साइन कर लिया है, अब तो निभाना पड़ेगा, तो एक काम करो, आज इतनी टेरिटरी लेके जाओ, कल इतनी लेके जाओ, परसों इतनी, ये एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे आधा राज्य मेरे हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी यही हुआ। क्या हुआ? द रूलर माइट पे द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्स इन कैश और बाय सीडिंग, सीडिंग मतलब अलग करना, और बाय सीडिंग अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स। गजब है, ठीक है भाई। अब सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम साइन किया है तो ये भी आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो ये दो कंडीशन समझ में आई, पहली दो कंडीशन समझ में आई बेटा? आई समझ में? बहुत बढ़िया, आई, सही है, सही है, ठीक है। अब देखिए मर्सिडीज तो मैंने ले लिया, ठीक है, मर्सिडीज तो मैंने ले लिया। अब ये मर्सिडीज में वो भाई साहब ने कहा मुझे, ठीक है, कि आप जो है मुझे ऑफिस ड्रॉप करने आएंगे। मैंने आपको मर्सिडीज दिलाई ना भाई, मर्सिडीज मैंने आपको दिलाई है, तो आप मुझे ऑफिस ड्रॉप करने आएंगे, फिर ऑफिस से लेकर जाएंगे, फिर मुझे कुछ काम होगा तो सब्जी मार्केट लेकर जाइएगा, राइट। तो बस यही चीज, मतलब क्या है कि मर्सिडीज कहने के लिए आपकी है, लेकिन यूज कौन कर रहा है? मेरा फ्रेंड यूज कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से, तो ये गलत ही है ना। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी यही चीज है। बोला है कि चलो ठीक है, ये दो तो समझ में आया, तीसरा वाला बताइए। तो तीसरा वाला बोला है कि हमारे बिहाफ से, ब्रिटिशर्स के बिहाफ से, ब्रिटिशर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो आपके दरबार में रहेगा, ठीक है, आपके कोर्ट में, आपके दरबार में रहेगा। कौन रहेगा? ये ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। और क्या है, और कहीं ना कहीं आपकी सारी बातें, आपके सारे राज हमें धीरे धीरे पहुंचाते रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते क्या लिखा है। लिखा है द रूलर हैड टू कीप अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट हिज कोर्ट, he was not allowed to take the services of any other European। देखो समझ में आया? बोला है कि फिर हैदर अली जैसा मत करना, टीपू सुल्तान जैसा मत करना,
आप रेसिडेंट रखिए, हमारा हमारा सोल्जर रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन फिर आप किसी और यूरोपियन, लेट अस से फ्रेंच, फिर आप फ्रेंच की मदद नहीं करेंगे, आप डच की मदद, हालांकि डच तो थे नहीं लेकिन मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, तो आप किसी और यूरोपियन की मदद नहीं लेंगे, आप किसी की सर्विस नहीं लेंगे, सिर्फ हमारी ही लेंगे, आप सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही लेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब ये थर्ड पॉइंट बहुत ही फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कहेंगे कि इसी में से ही कंट्रोल चले जाता है भारतीय राजा का। क्या बोला है? बोला है कि अगर अगर वो कार जो है आपको कहीं और लेकर जानी है, ठीक है, ये कार जो है आपको कहीं और लेकर जानी है, लेटर से अहमदाबाद से वडोदरा लेकर जानी है, ठीक है, अहमदाबाद में चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जितना चलाना है उतना चलाइए, लेकिन कहीं और लेकर जानी है तो आप हमारी परमिशन लेंगे। किसकी परमिशन लेंगे? आप हमारी परमिशन लीजिए कि मैं इसको लेकर जाऊं कहीं और घुमाने के लिए मेरे काम से। ठीक है, तो ये चीज क्या है? कंट्रोल कर रहा है ना, राइट। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, आर्मी तो दे दिए थे, आर्मी जो है वो तो दे दिए थे। किसको दे दिए थे? तो इंडियन सोल्जर को, इंडियन रूलर को दे दिए थे, ठीक है, राइट। लेकिन लेकिन वो आर्मी को कैसे यूज करना है, ठीक है, वो भाई साहब आपके हाथ में नहीं है। हालांकि ये पॉइंट यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आगे यही आएगा, डिसएडवांटेजेस में यही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? लिखा है कि वो इंडियन रूलर को अगर अपने बाजू वाले किंगडम से, अपने नेबरिंग स्टेट से, या लेटर से कोई भी दूसरे स्टेट से, ठीक है, कोई रिश्ता जोड़ना था, कोई रिलेशन बनाना था, लेटर से कि शादी करनी थी, फॉर एग्जाम्पल उसको शादी करनी थी, मैरिज करना था, कोई ऐसा रिलेशन बनाना था, या किसी से रिलेशन बिगाड़ना था, किसी के ऊपर अटैक करना था, ठीक है, तो भी आप किसकी परमिशन लेंगे? आप परमिशन लेंगे ब्रिटिशर्स की। ठीक है, राइट। तो ये तो क्या है? ये तो बस वही एग्जाम्पल है कि भाई मतलब कार आपने दी हमें, लेकिन हमें उसको यूज करने के लिए कोई हमें फ्री हैंड है ही नहीं उसके पास। ठीक है, राइट। तो यही लिखा है ही हैड टू सीक द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स फॉर फॉर्मिंग एन अलायंस विथ अनदर रूलर और डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अ राइवल। ठीक है, दस द फॉरेन पॉलिसी वॉज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश। बोले आप किससे दोस्ती करेंगे, आप किससे दुश्मनी करेंगे, ठीक है, ये सब आप हमसे पूछ कर करेंगे, हम इसमें टांग अड़ाएंगे। तो एक तरीके से हमें देखा जाए तो क्या है? सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम क्या कर रहा है? विदाउट एनी वॉर विदाउट एनी वॉर ब्रिटिश का कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिश का कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर इंडियन किंगडम। भारतीय राजा का जो राज्य है उसके अंदर टांग अड़ा रहा है, इंटरफियर कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कोई भी राजा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी किंग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग क्या करवाते थे पता है? पहले नाम के लिए वॉर करते, वॉर में जब ट्रीटी आती ट्रीटी में क्या लगा देते पता है? बोले ये भी लेके जाओ। ठीक है, समझ में आया? बस यही होता है, राइट। और ऐसे करते करते ये लोग ने एसएएस तो बहुत सारे किंगडम्स पर लगाया, बहुत सारे किंगडम्स पर एसएएस लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स को इसमें क्या एडवांटेज होगा। ठीक है, राइट। तो बहुत सारा एडवांटेज होगा। क्या होगा देखो लिखा है सबसे पहला, द ब्रिटिश डिराइव्ड द फॉलोइंग एडवांटेजेस फ्रॉम द एसएएस। ठीक है, फर्स्ट वन जो फर्स्ट वन है वो क्या लिखा है? वो लिखा है लार्ज ब्रिटिश आर्मीज वर मेंटेन्ड एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बोला है कि बड़ी बड़ी आर्मी, लार्ज आर्मी होगी किसकी? नाम के लिए है किसकी? तो कहेंगे भारतीय राजा की है। ठीक है, इंडियन किंग की है, भारतीय किंग की है,
नाम के लिए, है ना, जैसे वो मर्सिडीज मेरी थी तो नाम के लिए है, लेकिन 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 क्या है, इसका खर्चा पानी कौन दे रहा है, इसका खर्चा पानी भी वही भारतीय राजा दे रहा है, लेकिन है किसकी असलियत में, असली में ये है ब्रिटिश की, ये है इंग्लिश की, ये आर्मी जो है किसकी है, इंग्लिश की है, राइट। लेकिन यहां पर और एक चीज यहां पर लिखी नहीं है आपके बुक में, मेरे पास जो बुक है वहां पर लिखा हुआ है कि ब्रिटिश जब चाहे तब ये आर्मी को अपने खुद के लिए बुला सकते थे, वहां से हटाकर, उस राज्य से हटाकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बंगाल में आर्मी लगाई है, लेकिन अगर मुझे मराठास के खिलाफ लड़ना है तो ये आर्मी को मैं यहां बुला के लड़वा सकता हूं, क्योंकि आर्मी तो मेरी है, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज होता था। तो लिखा है लार्ज ब्रिटिश आर्मीज were maintained at the expense of the Indian rulers but were used to serve the British interest। ठीक है, राइट, समझ में आया, आया समझ में ये पॉइंट, एडवांटेज समझ में आया बेटा, गिव मी अ थम्स अप, यस यस, ठीक है। लेकिन वो आर्मी सर्व किसको कर रही थी, ब्रिटिश के इंटरेस्ट को, मतलब ब्रिटिश जहां पर यूज करना चाहे वहां पर उसको वो यूज कर सकते थे। ओके, अब सेकंड लिखा है द ब्रिटिश कंट्रोल्ड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द सब्सिडियरी स्टेट्स, दे यूज्ड इट एज अ टूल टू एक्सपांड देयर रूल। सही बात है, बोले ये किंग जो है, ये राजा जो है, दूसरे राजा के साथ अगर कोई मैरिज अलायंस करना चाहता है या कोई रिलेशन स्थापित करना चाहता है तो इसकी फॉरेन पॉलिसी है ये, ठीक है। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कौन करेगा, इसको कोई भी ऐसा कुछ करना होगा तो इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, तो कहेंगे परमिशन जो है ब्रिटिशर्स देंगे, तब जाकर वो किसी से मैत्री संबंध या फ्रेंडली रिलेशंस या कहेंगे एनिमी बना सकता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज हो गया यहां पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आया है कि आपको पता है ना कि आइदर आप कैश में दो या तो फिर टेरिटरीज दे दो उसके बदले उतने पैसों की। तो क्या होता था, कुछ राजा कैश तो नहीं दे पाते तो क्या कर पाते, फंस गए थे तो क्या करते, टेरिटरी देते थे। अल्टीमेटली बूंदे बूंदे सरोवर भराए, है ना, छोटी छोटी टेरिटरीज लेकर ब्रिटिश का साम्राज्य जो है वो बड़ा होते जा रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि कैश तो पे नहीं कर पाता बेचारा भारतीय राजा, तो उसको क्या करना पड़ता, उसको टेरिटरी देनी पड़ती। तो टेरिटरीज देते देते ब्रिटिश की टेरिटरीज आज इतनी, कल उतनी, कल इतनी, परसों इतनी, ऐसे ही होती, ठीक है। तो यही लिखा है द रिसोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीज्ड इमेंसली। क्यों, क्योंकि दे रिसीव्ड टेरिटरीज ऑल्सो, और टेरिटरीज नहीं तो भाई पैसा भी मिलता, ठीक है। खर्चा होता 100 रुपए, लेकिन ब्रिटिश क्या बोलते भाई हमें खर्चा हुआ 150 रुपया, हमने सोल्जर्स को 150 रुपया दिया है, आप 150 रुपया हमें दो। तो अल्टीमेटली क्या होता, अल्टीमेटली यहां पर पैसा भी आता और पैसे के साथ साथ टेरिटरीज भी आती, अगर पैसा नहीं आता तो टेरिटरी आती, ठीक है। तो यही होता। तो क्या लिखा है द रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीज्ड इमेंसली एज दे रिसीव्ड टेरिटरीज एंड लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। ठीक है, याद रहेगा बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। द ब्रिटिश सक्सीडेड इन एजिंग आउट देयर यूरोपियन राइवल्स, एस्पेशली द फ्रेंच फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। ठीक है, मतलब जैसे कि मैसूर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैसूर ने ऐसे अपना लिया तो मैसूर का जो दोस्त था, कौन था दोस्त, फ्रेंच था। तो अब जब मैसूर ऐसे अपनाएगा तो क्या करेंगे, ब्रिटिश कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो ब्रिटिश क्या करेंगे, बोलेंगे आपके कोर्ट से फ्रेंच को बाहर निकालो, फ्रेंच की मदद लेना छोड़िए, नहीं तो हम आप पे अटैक कर देंगे। ठीक है, आखिरकार आर्मी तो मेरी ही है, आर्मी आपके ऑर्डर्स थोड़ी ना मानेगी, मेरे ऑर्डर्स मानेगी, मैं इसको पैसा देता हूं। ठीक है, सैलरी मैं ब्रिटिशर्स सैलरी किसको दे रहे थे, वो आर्मी को दे रहे थे। ठीक है, लेकिन वो किंग क्या करता था, वो इनडायरेक्टली पैसा ब्रिटिशर्स को देता था। तो यहां पर ये आर्मी किसकी बात मानेगी, ब्रिटिशर्स की तो बात मानेगी, है ना। सिर्फ रखा है आपको वहां पर, दैट्स इट। आपके रियल मास्टर्स तो कौन है, आपके रियल मास्टर्स तो हम है, ब्रिटिशर्स है, तो हमारी बात मानिए, राइट। तो यही चीज यहां पर होता क्या लिखा है, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन एजिंग आउट देयर यूरोपियन राइवल्स, एस्पेशली द फ्रेंच फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। दे
Thus their way was cleared to emerge as a dominant power in the Indian subcontinent. ठीक है, बस क्या है, कंपटीशन घटाओ, जब कंपटीशन घटेगा तो क्या होगा, तो भाई अपने ही बनेंगे, फर्स्ट रैंक पे आएंगे, हमेशा फर्स्ट रैंक पे आएंगे, हम हमेशा डोमिनेंट होंगे। ठीक है, बस यही नीति अपनाई। कहा ना कैसा था बेटा, ये था स्लो पॉइजन, सब रातों रात चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ। ओके, चलिए अब देखते हैं अब डिसएडवांटेज क्या थे हमारे भारतीयों के लिए या भारतीय राजा के लिए, डिसएडवांटेज क्या थे। ठीक है, सो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ओके, एडवांटेजेस समझ में आए सारे, सारे एडवांटेज समझ में आए, गिव मी अ थम्स अप। एडवांटेज समझ में आए सारे। देखो बेटा, ये आपका डिटेल आंसर है, आपको डिटेल आंसर कैसे लिखना है अभी आपके ऊपर है। ओके बेटा, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज टू द इंडियन रूलर्स listed below are the major disadvantages that the Indian rulers suffered under the subsidiary alliance system. ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, कहां गई, यहां पे थी ना कहीं पर, ये रही है ना फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, वो हमने ले ली, तो बस यही इसका डिसएडवांटेज है। अब कौन मेरा दोस्त बनेगा कौन मेरा दुश्मन बनेगा ये भी आप डिसाइड कर लीजिए ना, फिर मैं हूं क्यों, मैं तो भी चले जाता हूं, बनवास चले जाता हूं मैं। ठीक है, मैं जाता हूं, फिर संन्यास ले लेता हूं, यही होगा। बेचारा इंडियन रूलर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है द इंडियन रूलर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ इंडिपेंडेंस इन क्रूशियल मैटर्स ऑफ वॉर एंड फॉरेन पॉलिसी। द ब्रिटिश यूज्ड देम एज पपेट्स टू अचीव देयर गोल्स। उनको कठपुतली की तरह यूज किया गया था भारतीय राजाओं को। जिन भारतीय राजाओं ने एसएएस अपनाया था उनको कठपुतली की तरह यूज किया जाता था। कैसे भाई, आप किससे फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे, आप किससे शादी करेंगे, किससे मैत्री संबंध बनाएंगे, आप किससे दुश्मनी करेंगे, ये भी हम डिसाइड करेंगे भाई साहब। ठीक है, राइट। तो आप क्या हुए, आप हुए कठपुतली हमारे हाथों की, किसके हाथों की, ब्रिटिशर्स के हाथों की। ठीक है, तो ये था डिसएडवांटेज एक। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है पैसा, है ना, बहुत पैसा जा रहा है, तो लिखा है द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्स was a heavy drain on the resources of the Indian rulers. When their administration collapsed, the British annexed their states, blaming them for the misrule. सही बात है। आप सोचिए कि ये मेरा किंगडम है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए आ रहा है, 400 रुपए टैक्स आ रहा है। ठीक है, राइट, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए टैक्स आ रहा है, लेकिन मैं 150 रुपया तो आपको दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एसएएस साइन करके बैठा हूं ना मैं आपके साथ। ठीक है, और आप दे रहे 100 रुपया हमारे सोल्जर्स को, आप तो कमा रहे हैं पैसा। ये राजा को नहीं पता था, लेकिन आज हम एनालाइज करते हैं तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, राइट। अब होगा क्या, हो सकता है कि कल को 200 रुपए ही आए। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब इस बार टैक्स कम आया है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, इस बार ट्रेड नहीं हुआ है क्योंकि आप सब कंट्रोल करके रखे हो, तो एक काम करो 150 की जगह 100 रुपए लो और बाकी 50 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि ऐसा कुछ 50 रुपए में कोई टेरिटरी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं क्योंकि मेरा 400 रुपए है। ठीक है, तो 50 रुपए की टेरिटरी लेके जाओ, और अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप ज्यादा ले लेना और दे लेना और ले लेना। ऐसे करते करते क्या हुआ था, ऐसे करते करते कि यहां पर उनकी टेरिटरीज भी उनसे हाथ धो, मतलब टेरिटरी से भी हाथ धोकर बैठना पड़ता था ब्रिटिश सॉरी इंडियन रूलर्स को। ठीक है, तो यही होता। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है मेनी इंडियन रूलर्स श्योर ऑफ ब्रिटिश प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉर्स एंड रिवॉल्ट्स बिकेम नेग्लिजेंट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है। अब क्या है, बोला है कि अब तो आराम से बैठो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाजिद अली शाह का। किसका, वाजिद अली शाह। ये कौन थे, ये कहेंगे कि नवाब थे, नवाब ऑफ अवध थे। ये भाई साहब ऐसा ही कुछ करते थे। क्या करते थे पता है, कहेंगे कि भाई मैं तो ऐसे लेके बैठा हूं। ठीक है, तो आप एक काम करो, जो भी इंटरनल रिवॉल्ट्स होते हैं वो भी आप ही संभाल लो, बाहर से जो भी आक्रमण होंगे वो भी आप ही संभाल लो। अब मैं आराम से बैठता हूं, मुझे कुछ काम करना ही नहीं है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन तो देखना ही नहीं है, क्योंकि रिवॉल्ट होंगे तो मैं आपको ही बुलाऊंगा, आप ही कंट्रोल करो, सब कुछ आप कर लो। ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक से नहीं होता, क्योंकि
जो राजा था वो एकदम नेग्लिजेंट हो गया था, नेग्लिजेंट हो चुका था, राजा जो है नेग्लिजेंट हो चुका था, अब अपना राजपाट में ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक है। और आप 10th में पढ़ेंगे कि वाजिद अली शाह को मिस गवर्नेंस, मिस रूल के हिसाब से उनको फिर हटा दिया गया था, एक तरीके से 10वीं में आएगा। लेकिन आप समझ लीजिए इसको कि हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है वॉर से, राजा तो यही सोचेगा ना, रिवोल्ट से, तो बस आराम से बैठो, नेग्लिजेंट रहो एडमिनिस्ट्रेशन में, काम चलेगा तब तक चलेगा, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आया एसएस? एसएस समझ में आया बेटा? आ रहा है एसएस समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मराठा, मराठाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर कर लिया, बंगाल के बाद मैसूर के साथ आपने देख लिया कि मैसूर के साथ क्या होता है। अब बारी किसकी थी? अब बारी है मराठास की, ठीक है, मराठास की बारी है ना। अब फिर धीरे धीरे निजाम की आएगी, ऐसे करते करते पूरा भारत देश इनके कब्जे में आ जाता है, ओके। लेकिन लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था बैटल ऑफ पानीपत, बहुत पहले पढ़ाया था, हालांकि मुझे भी याद नहीं है कब पढ़ाया था, लेकिन आपको पता है कि अहमद शाह अब्दाली आया, उसने मराठास को कॉन्क्वर किया, यहाँ के कुछ लोकल रूलर्स ने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, और मराठास को एक बहुत ही कहेंगे दर्दनाक हार हुई थी। कहा जाता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं था मराठास का कि जहां पर कोई सोल्जर मरा ना हो या कहीं पर कोई इंसान की मौत नहीं हो, इतना खतरनाक वॉर हुआ था ये, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। और कहीं ना कहीं मराठास एक 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 तरीके से डिक्लाइन पे आ गए थे, राइट, ठीक है। तो बस वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत पेचीदा है, आपको समझना पड़ेगा। जब हम पेशवा की बात करेंगे, बहुत सारे पेशवाज और बहुत सारे दूसरे फ्यूडल्स की बात करेंगे, तब थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रख के समझना पड़ेगा क्या है ये चीज, ओके। रेडी है? अभी रेडी है? आप सब रेडी है? गिव मी थम्स अप, कम ऑन, मेरे को आपका इनपुट चाहिए, आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग फॉर योर थम्स अप, ओके। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आगे। डिक्लाइन ऑफ द मराठास, ओके, ये आपके बुक का टॉपिक है कि मराठास का डिक्लाइन कैसे होता है, राइट, और वही हम समझते हैं। द डिफीट ऑफ द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज इन 1761, ये आपको पता ही है, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एंड लेटर ऑन देयर इनएबिलिटी टू पुट अप अ यूनाइटेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड टू देयर डिक्लाइन, ठीक है। आपको पता है कि मराठा कॉन्फेडरेसी क्या थी, पेशवा, फिर भोसलेज, होलकर्स, है ना, गायकवाड्स, ये सब कौन थे? ये सब मराठा फैमिली में से थे, लेकिन अब ये डिवाइड हो चुके थे, सब लोग इंडिपेंडेंट हो चुके थे। कोई कहेंगे कि गुजरात में राज्य करता है, कोई कहेंगे कि गायकवाड्स गुजरात में आ गए थे, मतलब वडोदरा साइड, और आज आपको पता है कि आज भी गायकवाड़ की हवेली है वहां पर, ठीक है। पेशवाज कहेंगे महाराष्ट्र में थे, होलकर्स, सिंधियाज जो है मध्य प्रदेश में थे, इंदौर में थे, उस साइड थे। तो क्या है, तो ये सब डिवाइड हो चुके थे। अब होता क्या है कि ये सब यूनाइट नहीं हो पाते, अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द इंग्लिश, और आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मतलब एक दूसरों का साथ नहीं देते। कहेंगे कि कभी दोनों साथ में होते हैं, तो कभी दो लोग इंग्लिश के साथ होते हैं, कभी इंग्लिश के साथ कोई नहीं होता, लेकिन आपस में ही लड़ते हैं। ऐसा ही सब होते रहा था, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझना है, ओके। चलिए अब देखते हैं द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ओके, याद रखिएगा। अब यहां पर पेशवा सिस्टम है, क्या है? पेशवा सिस्टम, ओके, ठीक है, आपको पता ही है पेशवा तो, ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं मराठास के बारे में थोड़ा बहुत, तो यहां पर पेशवास के बारे में है, लिखा है द मर्डर ऑफ रेनिंग पेशवा, जो रूल कर रहे थे पेशवा उस समय पे, वो कौन थे? नारायण राव, याद रखिएगा, नारायण राव, ठीक है, राइट। अब नारायण राव जो है, इनका एक छोटा बेटा भी था और इनका एक भाई भी था, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया कि नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा, भाई बनेगा या इनका बेटा बनेगा, बस इसी में ही लड़ाई हो गई।
है ना। तो बस यही होता है। अब क्या करेंगे, दो बिल्ली की लड़ाई में कौन आएगा बीच में, आएगा एक बंदर और रोटी लेकर चले जाएगा। और ये बंदर कौन है, ये बंदर वही ब्रिटिशर्स ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लिखा है द मर्डर of reigning Peshwa Narayan Rao in 1772 and the ensuing rival claims for the post of the Peshwa were the main reasons, ठीक है, for the Anglo-Maratha War in 1775 to 1782। याद रखिएगा, ये years याद रखिएगा, ठीक है, राइट। तो हो क्या रहा है, नारायण राव का मर्डर हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। और ये कौन थे, ये थे पेशवा। जब ये पेशवा थे और ये मर गए, तो अब नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा, ठीक है, ये फिर क्वेश्चन मार्क है ना। हो सकता है राइवल्स आ जाए पेशवा बनने के लिए, हो सकता है इनके ही बच्चे को पेशवा बना दिया जाए, क्या है, ठीक है। तो बस यही पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, क्या होता है, एंग्लो मराठा वॉर होता है, ठीक है, राइट। अब देखो क्या लिखा है, हिज अंकल रघुनाथ राव state his claim for the seat of the Peshwa, ठीक है। However, Raghunath Rao's claim was challenged by all the Marathas chief who named Narayan Rao infant son Madhav Rao too as Peshwa। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नारायण राव, इनका डेथ हो गया, इनके बेटे कौन है, कहेंगे माधव राव टू है, ठीक है, इन्फेंट है, अभी छोटे हैं, बच्चा छोटा है ना, ठीक है, तो पेशवा नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो कौन होगा इनका केयर टेकर, इनका केयर टेकर होंगे नाना फडणवीस। कौन होंगे भाई, नाना फडणवीस इनके केयर टेकर या कहेंगे गार्डियन रहेंगे, ठीक है। लेकिन नारायण राव के अंकल मतलब चाचा जान, एक तरीके से चाचा होंगे, वो कौन है, तो कहेंगे रघुनाथ राव है। देखो कंफ्यूजिंग जरा भी नहीं है, ये रिलेशंस आपको कंफ्यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या हो रहा है, अभी तो अंदर अंदर ही लड़ाई हो रही है ना। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि क्यों लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये लोग फेल हो रहे हैं। फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यूनाइट नहीं हो रहे, ठीक है, यूनाइट किसके खिलाफ नहीं हो रहे, कॉमन एनिमी। ये समझ ही नहीं रहे कि ब्रिटिश हमारी कॉमन एनिमी है, राइट, ठीक है। अंदर ही अंदर पेशवाशिप के लिए लड़ाई हो रही है, राइट। अब हो क्या रहा है आगे वो देखो, ठीक है। माधव राव टू was born after the death of नारायण राव, ठीक है, राइट। अब नाना फडणवीस who was the guardian of infant Peshwa led the Maratha chiefs fight against रघुनाथ राव। तो नाना फडणवीस ने क्या किया, बोला लेट अस फाइट अगेंस्ट रघुनाथ राव, ठीक है, जो इनके कौन है, अंकल है, चाचा है, बड़े पप्पा भी हो सकते हैं, आई डोंट नो द डिफरेंस, लेकिन चाचा मैं कहता हूं, अभी चाचा रखिए इसको, राइट। तो अब क्या होता है, अब नाना फडणवीस और दूसरे जो मराठा चीफ्स है ये सब यूनाइट होते हैं और लड़ते हैं रघुनाथ राव। अब होगा क्या आगे, रघुनाथ राव किसकी हेल्प लेंगे, रघुनाथ राव किसकी हेल्प लेंगे, बोलेंगे कि मेरे को मेरा ही राज्य नहीं मिल रहा, अब मेरे को हेल्प चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए भाई, जरा बताएगा कोई, किसकी हेल्प चाहिए, कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। किसी को नहीं पता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस, ठीक है। तो बस यही होगा, क्या होगा, पढ़ के तो नहीं बताया ना, बुक में से पढ़ के तो नहीं बताया ना भाई किसी ने, ये आप आराम से इसको पता लगा सकते थे। दो बिल्ली की लड़ाई में कौन लेके जाएगा रोटी, ब्रिटिशर्स लेके जाएगा, ठीक है, राइट। तो बस यही होता है। अब आप यूनाइटेड नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए लिखा है रघुनाथ राव sought ब्रिटिश हेल्प
to meet the challenge posed by the supporters of माधव राव टू। ठीक है, राइट, याद रहेगा अभी यहां तक याद रहेगा ना। अब सस्पेंस कल नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।